This is lecture number 6 of SHM, and in this part we will study about more in detail of spring mass system and different types of questions on it. So let's start this lecture. देखिए, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के। अब डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो रूट एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपको पता है कि के जो होता है फोर्स कांस्टेंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टाइम पीरियड जो होगा रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, और सिमिलरली टाइम पीरियड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप एक स्प्रिंग मास पेंडुलम को अर्थ पे है और उसको कहीं और लेके जाए, मून पे या किसी और प्लेनेट पे, तो सिंस वो टाइम पीरियड जी पे डिपेंड नहीं करता है तो सब जगह उस स्प्रिंग ब्लॉक मास का जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा, राइट। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास बोला है कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग ये इसका नेचुरल लेंथ है, ये उसका नेचुरल लेंथ है। तो स्प्रिंग को जैसे ही हम 2 kg मास से कनेक्ट करते हैं तो स्प्रिंग ग्रेविटेशन mg के कारण थोड़ा सा नीचे आएगा, और वो हम बोलते हैं कि एक्स नॉट नीचे आया मीन पोजीशन से, राइट। ये एक्स नॉट हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये जो एक्स नॉट अभी इक्विलिब्रियम में है तो नीचे जो mg लगेगा दैट विल बी इक्वल टू ऊपर जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स के एक्स, यानी के एक्स नॉट विल बी इक्वल टू mg। तो ये मीन पोजीशन का ये जो डिस्टेंस है एक्स नॉट वो आ जाएगा, जब आप इसको दोनों को इक्वल करिएगा तो एक्स नॉट आ जाएगा 0.2, क्योंकि आपको के भी गिवन है, आपको के भी गिवन है, मास भी गिवन है ब्लॉक का, और जी आपको पता है, तो ये आपके पास एक्स नॉट आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये स्प्रिंग, मान लीजिए पहले ये स्प्रिंग था, राइट, तो अब स्प्रिंग से जैसे ही हम ब्लॉक अटैच करते हैं 2 kg का तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा? एक्स नॉट 0.2। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि 0.2 था मीन पोजीशन से, राइट, इक्विलिब्रियम में। अब हम क्या करते हैं, फर्दर इस ब्लॉक को 0.4 नीचे डिस्प्लेस करते हैं। देखिए, फर्दर इस ब्लॉक को नीचे 0.4 नीचे डिस्प्लेस करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं। तो अब आपको पता है अब ये एसएचएम करेगा। अब जब एसएचएम करेगा तो आपको कुछ सवाल पूछा है, आपसे कुछ सवाल पूछा है। सो ये बॉडी ऑफ मास 2 kg इज डिस्प्लेस्ड डाउन बाय 0.4 मीटर एंड रिलीज्ड, then find mean position, time period, amplitude, maximum expansion in the spring, maximum compression in the spring, time after which body will cross natural length of the spring after starting the motion। तो देखिए, मीन पोजीशन तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि जैसे ही ये स्प्रिंग था अपने नेचुरल लेंथ में ब्लॉक कनेक्ट करेंगे, तो ब्लॉक कनेक्ट किया आपने 2 kg का, तो वो एक्स नॉट नीचे गया, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। तो यहां से mg और के एक्स नॉट बराबर करके ये एक्स नॉट आ गया। फिर आपने क्या किया, एक्स नॉट से फर्दर 0.4 ले गए, तो फर्दर 0.4 ले गए तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड क्या होगा, अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, 0.4 ले गए, तो 0.4 ले गए तभी तो अब ये एसएचएम करेगा, तो एम्पलीट्यूड आ गया 0.4। मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना होगा स्प्रिंग में, पहले जब स्प्रिंग बिना ब्लॉक के साथ था तो उसका नेचुरल लेंथ था, जैसे ही ब्लॉक कनेक्ट किए स्प्रिंग एक्स नॉट नीचे गया 0.2, और फर्दर हम 0.4 नीचे ले गए तो मैक्सिमम एक्सपेंशन हो जाएगा 0.6। टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। तो यहां मास भी आपको पता है, के आपको पता है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड आ गया, मैक्सिमम एक्सपेंशन। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, हाँ, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये 2 kg का ब्लॉक है, जब स्प्रिंग से कनेक्ट किए तो 0.2 नीचे आया, तो 0.2 ही तो मैक्सिमम कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लेंथ में वापस आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि टाइम आफ्टर विच बॉडी विल क्रॉस नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग आफ्टर स्टार्टिंग द मोशन। देखिए, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि टाइम बताना है कब, जब बॉडी जो है वो नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा आफ्टर स्टार्टिंग द मोशन। यानी कि यहां ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ये नेचुरल लेंथ था, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से नेचुरल लेंथ से वो 0.2 नीचे था और इक्विलिब्रियम था, और जब आप यहां से इसको 0.4 नीचे ले गए तो ये यहां से यहां तक पूरा एम्पलीट्यूड है,
तो आपको बोला कि बॉडी जब यहां से यहां जाएगा और फर्दर नेचुरल लेंथ पे आएगा, यहां से यहां आया और फर्दर नेचुरल लेंथ पे गया, तब आपको टाइम बताना है। तो देखिए इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से 0.4 आना है, मतलब मैक्सिमम यहां से बेसिकली वो एम्पलीट्यूड कवर किया, तो एम्पलीट्यूड यहां से यहां कवर करने का टाइम होता है t/4, और फिर यहां से वो नेचुरल लेंथ पे गया। तो अगर पूरा 0.2 और कंप्रेस होता तो t/4 लेते, एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम, पर यहां से वो नेचुरल लेंथ पे गया, यानी कि हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड कवर किया, और हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड में टाइम लगता है t/12, तो जो टोटल टाइम लगेगा दोनों का एडिशन यानी कि t/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला कि पहले के स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में था, स्प्रिंग कांस्टेंट के, जैसे उससे हम एक ब्लॉक कनेक्ट किए m1 और m2 मास का, तो ये यहां से कुछ एक्सटेंशन लिया x0 और ये मीन पोजीशन पे पहुंच गया, राइट। तो आपको बोला है कि इफ बॉडी ऑफ मास m2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम देन फाइंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, राइट। तो अगर हम पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो जो नीचे फोर्स लगेगा mg और जो ऊपर के x0 लगेगा वो इक्वल होगा, यानी के x0 विल बी इक्वल टू m टोटल इंटू g। m टोटल कितना है, m1 प्लस m2, तो यहां से x0 आ गया m1 प्लस m2 g डिवाइडेड बाई k, राइट। अब जैसे ही m2 मास हटाएंगे, m2 मास हटाने से क्या होगा, अब ये सिस्टम थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मान लेते हैं वो गया x0 डैश, फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो अब हम यहाँ पे वापस से जो अब लगेगा m1g, नीचे ग्रेविटेशन और ऊपर के x0 डैश, उसको इक्वल कर देंगे, तो x0 डैश आ गया m1g अपॉन k। तो ये आ गया कब, जब आपने m2 ब्लॉक को रिमूव किया था। अगर हमें एम्पलीट्यूड निकालना है तो आप क्या करिएगा, ये जो टोटल डिस्टेंस नीचे आया था माइनस ये जो टोटल डिस्टेंस ऊपर गया जब m2 हटाए, तो उसको करिएगा, तो आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा आपके पास इतना। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m अपॉन के। यहां मास लेते हैं जो मास ऑसिलेट कर रहा होता है, क्योंकि जो मास ऑसिलेट करेगा उसी का टाइम पीरियड होगा। तो यहां लेते हैं मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी जो m1 है, तो यहां टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m1 अपॉन के। तो क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक फिक्स्ड रिजिड ये सिस्टम है, इस पे स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के और ब्लॉक कनेक्टेड है, ये अभी मीन पोजीशन पे है यानी नेचुरल लेंथ पे। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऑसिलेशन दिया, एम्पलीट्यूड a1 तक, एम्पलीट्यूड मतलब इसका जो ऑसिलेशन था, जो एम्पलीट्यूड था वो a1 और इसका जो फ्रीक्वेंसी था ω1। फिर हमसे बोला कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्मॉल m ब्लॉक को इस पे रख देते हैं, तब जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वो a2 हो जाता है और फ्रीक्वेंसी ω2 हो जाता है। तो आपको इस दोनों ω1 और ω2 का रेशियो एज वेल एज एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है। तो देखिए आपके पास ओमेगा होता है √k/m। k तो कांस्टेंट है क्योंकि सेम स्प्रिंग है, तो ओमेगा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। तो इसका रेशियो लेंगे तो दैट विल बी ω1 अपॉन ω2, दैट विल बी m2 अपॉन m1। m2 कितना है, 2 ब्लॉक हो गया यानी m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय m, तो ये इसका रेशियो आ गया। अब हम बात करते हैं कि एम्पलीट्यूड का रेशियो कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे ही आपने ये ब्लॉक यहाँ पे रखा, तो अब ये क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, मोमेंटम कंजर्वेट करिएगा। जो इनिशियल मोमेंटम था, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मान लेते हैं v1, और v1 को क्या लिख सकते हैं, v1 v होता है ओमेगा इंटू x। तो x मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो v1 हो जाएगा ω1 इंटू a1, राइट। तो अब देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, इनिशियल मोमेंटम mv1, फाइनल मोमेंटम दोनों मास इंटू v2, v1 को लिख सकते हैं ω1 a1 और v2 को लिख सकते हैं ω2 a2, राइट। ω2 अपॉन ω1 या ω1 अपॉन ω2 का रेशियो यहां से आया है, तो यहां से a1 अपॉन a2 का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है अगेन 2 ब्लॉक है आपके पास, कैपिटल एम स्मॉल एम स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आपको गिवन है म्यू, और अभी नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन पे है। और आपको बोला कि जब इसको हम थोड़ा सा इसमें डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो आपको बताना है जब ये एसएसएम करेगा
तो यहाँ पे कितना इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक जो है इस पे स्लिप ना करे। सो फाइंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन अप टू विच बोथ बॉडीज विल मूव टुगेदर, राइट। अब ध्यान से सुनिए, इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है। पहले जब ये एसएचएम करेगा तो इसके फ्रेम में, इस ऑब्जेक्ट पे, इस ब्लॉक पे बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स में आपको पता मास इनटू एक्सलेशन लेते हैं। एक्सलेशन पूरे सिस्टम का, मास उस ऑब्जेक्ट का जिस पे सूडो फोर्स निकाल रहे हैं। और एक्सलेशन आपको पता है, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो एक्सलेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे हम ए रखेंगे, तो सूडो फोर्स आ गया एम ओमेगा स्क्वायर ए। अब ये स्लिप ना करे, ये दोनों साथ में एसएचएम करे, उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस सूडो फोर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो कंडीशन फॉर स्लाइडिंग क्या है, कंडीशन फॉर नॉट स्लाइडिंग क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सूडो फोर्स दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर ए। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी, एम ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहां से एम्पलीट्यूड आ गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अप टू विच द बॉडी विल मूव टुगेदर, तो वो आ गया म्यू एम जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। और मैक्सिमम तो आप इक्वेट कर दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा। और ओमेगा होता है रूट अंडर के अपॉन एम, एम टोटल लेंगे तो यहां से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा के अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर के जगह पे ये भी रख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है मैन ऑफ मास 60 kg is standing on a platform which is executing SHM in vertical plane. The displacement from the mean position varies as इतना, the minimum frequency of F for which the man will feel weightlessness at the highest point. वेटलेसनेस का मतलब है कि वो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ बताना है ताकि ये जो मैन है उस प्लेटफॉर्म के साथ उसका जो कांटेक्ट है वो छोड़ सके, राइट। और ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से हम क्या बता सकते हैं कि जो आपका एम्पलीट्यूड है वो 0.5 है और टी के सामने ओमेगा होता है तो ओमेगा 2 पाई एफ आपको गिवन है। तो आइए इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। ये था मैन और इस प्लेटफॉर्म पर अभी ये मीन पोजीशन पे है। अब जैसे ही ये आदमी जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाएगा प्लस ए और फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड लेफ्ट में जाएगा माइनस ए, तब देखिए यहाँ पे क्या होगा। इसी फ्रेम में क्या होगा, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो नीचे mg लगेगा और इसके ऊपर सूडो लगेगा m ओमेगा स्क्वायर ए और ऊपर नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल होगा उसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल को लिख सकते हैं mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर ए। और यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो mg के बराबर होगा क्योंकि मीन पोजीशन पे है। फिर जब नीचे आएगा तो नीचे mg लगेगा और नीचे सूडो फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहाँ जो नॉर्मल होगा दैट विल बी mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर ए। यानी कि जब ये मीन पोजीशन पे था तो नॉर्मल का वैल्यू यानी कि आदमी और प्लेटफॉर्म के बीच का जो कांटेक्ट था वो मैक्सिमम था। जैसे ही ऊपर गया कांटेक्ट मिनिमम हो गया और नीचे आया कांटेक्ट मैक्सिमम हो गया। तो यानी ये आपको कांटेक्ट का वेरिएशन भी पूछ सकता है। अब यहां पे वेटलेसनेस होने के लिए इस नॉर्मल को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो अगर इस नॉर्मल को जीरो करते हैं तो एम जी विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ए। अब आपसे पूछा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताइए। कंडीशन फॉर लूजिंग कांटेक्ट क्या है कि ये जो सूडो फोर्स है, अगर ये सूडो फोर्स ज्यादा हो गया तभी तो mg को ओवरकम कर देगा क्योंकि mg ही है जो इसको कांटेक्ट में लाने की कोशिश कर रहा है। तो कंडीशन फॉर लूजिंग कांटेक्ट क्या है कि जो सूडो फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू g अपॉन ए ग्रेटर देन, और रूट अंडर अगर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई एफ, 2 पाई को नीचे लाइए तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होना चाहिए 1/2 पाई रूट अंडर g अपॉन ए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग। मान लीजिए आपके पास दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और एक K2 और ये डायरेक्ट कनेक्टेड है एक के बाद एक। तो यहां पे क्या करते हैं, यहां पे एक मास कनेक्ट किए और छोटा सा इसमें डिस्प्लेसमेंट देंगे x। तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो ये मान लेते हैं नीचे आएगा x1 से, ये मान लेते हैं x2 से, राइट। तो इस पे लगेगा फोर्स इतना और इस पे लगेगा फोर्स इतना क्योंकि फोर्स होता है माइनस kx। अब जो टोटल लेंथ है जितना हमने x नीचे डिस्प्लेसमेंट दिया था वो किसके बराबर है, x1 प्लस x2। और फोर्स kx होता है तो यहां से x लिख सकते हैं f अपॉन k, जो टोटल लेंथ है f अपॉन k इक्विवेलेंट, और x1 f अपॉन k1 f अपॉन k2 क्योंकि फोर्स सेम लगेगा, राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने बेसिकली x दिया है।
तो यहां से देखिए जो 1 अपॉन, यहां से अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो उसका जो के इक्विवेलेंट आता है वो आता है 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। तो के इक्विवेलेंट आ गया इतना, राइट। अच्छा, के इक्विवेलेंट अब देखिए यहां पे वो डिक्रीज कर रहा है। तो जब आप दो सीरीज में स्प्रिंग लगाते हैं तो दोनों का जो के इक्विवेलेंट आता है वो डिक्रीज करता है। अगर के इक्विवेलेंट डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के इक्विवेलेंट डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। यानी दो स्प्रिंग सीरीज में है तो उसका टाइम पीरियड बढ़ता है, और टाइम पीरियड बढ़ता है तो अब आप ध्यान से सुनिए हम क्या कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। के को लिखते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, तो के के जगह पे आप एम ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए। तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट एम ओमेगा स्क्वायर इक्विवेलेंट 1 अपॉन एम ओमेगा 1 स्क्वायर 1 एम ओमेगा 2 स्क्वायर। मास सेम है ब्लॉक का, तो यहां से 1 अपॉन ओमेगा इक्विवेलेंट स्क्वायर आ गया 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर। अच्छा, अगर के इक्विवेलेंट डिक्रीज करता है तो ओमेगा इक्विवेलेंट भी डिक्रीज करेगा, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, 2 पाई कांस्टेंट, तो एफ स्क्वायर यानी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 2 का, तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड, तो ये 1 अपॉन में है तो टाइम पीरियड ऐसे हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। वो यहां से भी प्रूव किए थे, यहां से भी प्रूव कर रहे हैं। सिमिलरली अगर दो स्प्रिंग आपके पास पैरेलल में है तो देखिए पैरेलल अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होगा, जो के इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा k1 प्लस k2। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो आप कैपेसिटर पढ़ते हैं तो कैपेसिटर में भी सीरीज में उल्टा आता था एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस जो हम बचपन से पढ़ के आते थे। तो यानी कैपेसिटर और स्प्रिंग का जो अरेंजमेंट है वो सेम है। जैसे कैपेसिटर में जब आप दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं C1 C2, तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप करते हैं C1 प्लस C2। सिमिलरली दो सीरीज पैरेलल में तो के इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप यूज करिएगा K1 प्लस K2, राइट। तो स्प्रिंग और कैपेसिटर इक्विवेलेंट है और रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर वो इक्वल है। तो रेजिस्टेंस में अगर आप सीरीज में निकालना चाहते हैं तो वो R1 प्लस R2 होता है, और पैरेलल में 1 अपॉन R1, पर यहां पैरेलल में K1 प्लस K2 आएगा, राइट। तो यहां देखिए के इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, के इक्विवेलेंट बढ़ रहा है क्योंकि डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो के इक्विवेलेंट अगर बढ़ेगा तो अगर के इक्विवेलेंट बढ़ेगा तो देखिए टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, और टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ होता है ओमेगा, तो ओमेगा भी बढ़ जाएगा। तो यहां से आप बेसिकली इन सब के रिलेशन को देख सकते हैं।